हमारे पास फाइव भी वैल्यू आ गई थी। अब इसका क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको तो डी फाइव बी अपॉन डी टी को अगर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखो ये सिर्फ टी टी वाला टर्म आएगा इधर, और कॉस का क्या होगा यहाँ पे, पहले साइन माइनस सी अपॉन ओमेगा, तो ये रहेगा ही, और बी नॉट एल, ठीक है, बी नॉट एल। अब यहां से आपने क्या करा है, पहले इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करा, तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा और टी माइनस एक्स अपॉन सी। फिर ओमेगा टी का भी होगा डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा को मैं लिख लेता हूँ भार, ठीक है, ओमेगा। और यहाँ पे फिर से इसका क्या होगा, साइन कॉस ओमेगा टी का, इसका होगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी है, और ब्रैकेट में ये, फिर यहाँ से भी एक ओमेगा आएगा, तो ओमेगा ओमेगा दोनों यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने बाहर ओमेगा, और इस ओमेगा से इस ओमेगा को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाइव अपॉन डी टी, डी फाइव बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस सी कैपिटल बी नॉट एल, और ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी, हाँ ये x2 था, x2 और ये x1, टी माइनस x2 अपॉन सी, और अगले वाले ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये आपका आ गया डी फाइव बी अपॉन डी टी। यहाँ से अब डी फाइव बी अपॉन डी टी की वैल्यू आपने जो फैराडे लॉ की फर्स्ट इक्वेशन लिखी होगी, क्लोज इंटीग्रल, ये लिखा था ना थर्ड इक्वेशन, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, यहाँ पे डी फाइव बी अपॉन डी टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, देखते हैं। इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेना, तो हम यूजिंग इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, इसका यूज करेंगे। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसकी वैल्यू अब निकाल ली, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर टू को वहां पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और टू को यहाँ पुट करते हैं, ये और ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इस तरह से प्रूव कर दिया, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा और बी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो उनकी पीक पीक वैल्यू का रेशियो कहलाएगा सी, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो स्पीड ऑफ लाइट को मैच करती है, मींस स्पीड ऑफ लाइट की इक्वली होती है वैक्यूम में, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर। दिस इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा है कि उसकी जो स्पीड है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की इक्वली होती है। तो हमने क्या करा, एम्पियर्स लॉ के थ्रू अब क्या करा, सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो फ्रेम हो, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के रखा था, तब हमारे पास सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट आया। अब एम्पियर्स लॉ के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में रख रहे हैं फ्रेम को, ए एफ जी एच को। तो रेक्टेंगुलर
फ्रेम को यहाँ रखा तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, इनक्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से ई डायरेक्शंस में। तो जो जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी वही यहाँ पे रहेंगी, बाकी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि बी डॉट डी एल के साथ एक क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिर सॉल्व करके आ जाता है बी एक्स वन एल बी माइनस बी एक्स टू एल। बी और बी के वेव फॉर्म लिख लो तो वेव इक्वेशन नहीं हो जाएगी, बी नॉट एल कॉमन आ जाएगा दोनों से, और साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी। तो ये हमारे पास दो क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से क्या फ्लक्स चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों रीजनरेट करते हैं ना एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिक कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने क्या करा फाई ई, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो रेक्टेंगुलर ई एफ जी एच में फ्लक्स हो जाएगा इतना आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये अब की तरफ एक स्टेबिलिटी डी एक्स, और ये फिर क्या करेगी, पूरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन गया हमारे पास। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे x1 लिमिट लेकर के x2 तक, और ई एस एल, ई के वैल्यू हम यहाँ वेव फॉर्म रख लेंगे, इसका यहाँ पुट कर देंगे, तो वो ई साइन ओमेगा टी टी माइनस एक्स अपॉन से आ जाएगा। और फिर आगे यहाँ पे पुट करा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसका हुआ माइनस कॉस एक्स, और ये ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा अंदर अंदर, माइनस ओमेगा एक्स अपॉन सी। तो इस वाले पार्ट का भी इंटीग्रेशन हुआ, तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा अपॉन सी। तो ओमेगा अपॉन सी आया तो सी ऊपर चल जाएगा और माइनस साइन में आएगा क्योंकि माइनस साइन है। फिर आगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई, तो ये आ गया हमारे पास टर्म। फिर हमने क्या करा, डी फाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो वाला टर्म ही डिफ्रेंशिएट होगा। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन माइनस साइन थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और ओमेगा क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ओमेगा यहाँ से भी कॉमन आया होगा यहाँ से भी, तो वो ओमेगा ओमेगा कॉमन हो गया। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में। बाकी ये तो पूरा टर्म ये थीटा की फॉर्म में ही रहेगा। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम पहले का फाइंड कर चुके हैं बी डॉट डी एल के लिए, जो बी नॉट एल और फिर यहाँ से ही टर्म में आई होगी, फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, एम्पीयर सर्कुलर लॉ। ठीक है, यहाँ पे आई म्यू नॉट आई सी भी होता था प्लस करके, लेकिन वैक्यूम में कंडक्शन करंट होती है जीरो, तो वो कंडक्शन करंट क्या हो गई, जीरो हो गया, वो वाला पार्ट ही खत्म, बचा सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट करंट वाला। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पुट करा, तो बी नॉट एल और फिर ये पूरा टर्म आया होगा, फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू रखी, और जब ये वैल्यू पूरी यहाँ पे रखी तो तुम लोग देखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो ये वाला टर्म है साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी और माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी, ये आगे पीछे हैं, पहले यहाँ एक्स वन वाला टर्म है और फिर बाद में है एक्स टू, लेकिन हमारे पास यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी वाला टर्म पहले और माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी वाला टर्म बाद में। तो अगर इसको हम पहले और इसको बाद में रखते हैं तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस साइन कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा ये पूरा टर्म कट जाएगा, एल भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट। क्लियर, और यहां से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो आएगा बी नॉट अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट, बी नॉट या बी ये पीक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, और ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी नॉट अपॉन ई नॉट क्या होता है, 1 अपॉन सी, ये भी हमने निकाला था ना, कि आपको भी निकाला था कि ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, तो सी की वैल्यू यहां से निकाल ली, ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो ये आएगा 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर हो गया,
तो यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 1/c² या c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये देखो, ये पहले वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से भी। तो स्पीड ऑफ द वेव क्या है? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परमिटिविटी और परमेबिलिटी के टर्म में भी आ गया स्पीड, और ई नॉट और वी नॉट के टर्म में भी आ गया। तो इससे हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर है वो जनरली वो लाइट की स्पीड से ही होती है हमेशा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 600 न्यूटन पर कूलम, और वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में वाई डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और ये कैसे होगा? ये होगा हमारी पहले वाली जो क्वेश्चन आई है, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ई नॉट की वैल्यू 600 न्यूटन पर कूलम, और कैंसिल होकर के 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला आ गया। तो बी क्या है और ई क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और बी क्या होगा? शुड बी अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जैसे अब हम कह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो ट्रांसवर्स नेचर होने की वजह से या साउंड वेव हैं, तो क्या इनकी अपनी एनर्जी भी होती है? क्या इनकी भी अपनी एक एनर्जी होती है या नहीं? कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एनर्जी को कैरी करती हैं, मोमेंटम को कैरी करती हैं? नहीं, लाइक अदर वेव्स। क्योंकि हमारी जो दूसरी वेव्स हैं जैसे साउंड वेव्स हैं तो वो तो कैरी करती हैं भैया, हम जानते हैं कि एनर्जी लेके जाती हैं, उनका एक मोमेंटम होता है। तो जस्ट सच लाइक एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम? क्या लगता है आपको, ये कैरी करती होंगी या नहीं? तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि यस दे डू, कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती हैं। तो हम सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसके फॉर्म में ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी हो जाएगा, ई के लिए, बी के लिए बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। अब हम एक स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं तो वहां पे एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv। ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करा था हमने चैप्टर नंबर 4 में, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन म्यू नॉट 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर dv, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी। क्लियर? तो दो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स को देख रहे हैं ना, आर परपेंडिकुलर ईच अदर, तो वहां पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सम हो जाएगा। तो क्या करती हैं? कैरी करती हैं एनर्जी और मोमेंटम को। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगे। तो एनर्जी डेंसिटी में हमने टोटल एनर्जी को क्या कर दिया, इस तरह से सम कर दिया, और फिर एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। तो हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी आ गई। और इसके बाद ई और बी का वेव फॉर्म इक्वेशंस लिख लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी से, तो ई स्क्वायर है तो ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, बी स्क्वायर का बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, ये टर्म आ जाएगा। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर का एवरेज टर्म हो जाएगा 1/2, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो इस तरह से हमारा u बार या u एवरेज आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। नाउ यूजिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास आई थी, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, और सी की वैल्यू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, या मी नॉट
एप्सिलॉन नॉट 1/c²। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दोगे तो हमारे पास क्या मीनिंग बनता है इसका, 1/4 पाई म्यू नॉट वी नॉट स्क्वायर। म्यू नॉट के वैल्यू रखो यहाँ से, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट c²/4। वी नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करो E0/c होल स्क्वायर। ये देखो ये डम क्या निकल के आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। तो इससे हमें क्या मीनिंग पता लग गया कि ये जो एनर्जी ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, वो एनर्जी कैसी है, सेम ही है। तो एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन एवरेज। तो हमारे पास यू एवरेज की वैल्यू आ जाएगी फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, और यू एवरेज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक मैग्नेटिक फील्ड, तो 1/2 म्यू नॉट वी नॉट स्क्वायर। ये दीज आर टू इम्पोर्टेंट इक्वेशन for energy density in electromagnetic wave.